हमारे यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद जी, टीकाराम जूली साहब, अशोक चांदना जी, जगदीशन सिंह जी, भजनलाल जाटा, रोहित बोरा जी, हिम्मत पटेल जी और हमारे जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर जी, संजय जाटव जी, राजीव सिंह जी, प्रकाश गंगावत जी, अलवर, विनीत सुखा जी, हमारे भरतपुर के जिला अध्यक्ष देव शाह जी, मीना जी और खानू खान जी, कविता शर्मा जी और तमाम उपस्थित हमारे सम्मेलन मंच बहुत लंबी लिस्ट है। योगेंद्र जी सिंघल, अमर सिंह जाटव, हिम्मत सिंह जी गुजर, राजेश कटारा जी, सुरेश शर्मा जी, अभिजीत सिंह जी जाटव, महापौर नगर निगम गोपी जी गुजर, मोतीलाल जी पूर्व विधायक, संतोष हसन जी पूर्व विधायक और तमाम हमारे साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी। वीरेंद्र सुपर जी के आज मूर्ति का अनावरण हुआ। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। जो हमारे साथी चले जाते हैं दुनिया से, तो सबको दुख होना लाजमी है, हम तो दुखी होते हैं। पर अगर उसके बाद में समाज याद करता, जैसे आपने याद किया वीरेंद्र सुपा जी को, जो परिवार ने इस बात का निर्णय किया उनकी मूर्ति सुपा गांव में लगनी चाहिए। मूर्ति लगी कि मूर्ति जितनी लगती है, चाहे वो फौजी की हो जो सीमा पे शहीद के रूप में देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, एमएलए रहा हो, एमपी हो, मंत्री हो, उसकी मूर्ति लगने का मतलब एक आने वाली पीढ़ी भी देखेगी ये मूर्ति किसकी है, ये मूर्ति क्यों लगाई गई है, इनका क्या योगदान है समाज के अंदर। ये भावना जो पैदा होती है नौजवानों में, वही आगे आने वाले वक्त के अंदर समाज में नई प्रेरणा देती है और नई पीढ़ी भी उस रास्ते में चाहती है कि हमें भी, मुझे भी कुछ करना जिंदगी के अंदर, ये भाव पैदा होते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत एक मौका है, बहुत खुशी का। एक मूर्ति स्थापित हो गई और मैं सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी जी को और पूरे परिवारजनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके परिवार में सुपा जैसा व्यक्तित्व धनी, जिसने लंबे समय तक राजनीति की सेवा करी। और मुझे याद है जब बाई इलेक्शन लड़ रहे थे वो, तब मैं 2-3 दिन बयाना में रुका था, ये मुझे याद है। तब से मेरा इस परिवार का रिश्ता बहुत घनिष्ठ रहा है। और अब तो हमारे दिनेश जी और जो जिला अध्यक्ष बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, अध्यक्ष जी ने भी, जूली जी ने बताया आपको किस प्रकार की कार्यक्रम की शैली है, सबको साथ लेके चलते हैं और संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं इनको अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, हम जो नए दूसरी बार राजीव गांधी, राहुल गांधी ने खुद ने मनोनीत किया है। जो संगठन संरचना का प्रोग्राम है, इसमें राहुल गांधी जी खुद जो है अंतिम फैसला करते हैं बैकग्राउंड देख करके, जिसका नाम आया है उसका बैकग्राउंड क्या है, समाज के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, क्षत्रिय कौम के लिए, और जिले में क्या काम कर सकता है, उनमें क्या क्षमता है, ये देख के बनाया जाता है। इसलिए मुझे खुशी है कि इनको दूसरा बार मौका मिला। अब आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से ये अवश्य कामयाब होंगे। हम सबकी दुआएं इनके साथ में। बाकी बातें मेरे पूर्व में जूली साहब ने और दोतार जी ने, हिम्मत पटेल जी ने, अशोक चांदना जी ने
अपने अपने तरीके से बात आपको बताई कि देश में क्या इश्यू है, प्रदेश में क्या इश्यू है, और हालात बड़े गंभीर है, बोले उतना कम है। जो सरकार दिल्ली में चल रही है, जिसका मुकाबला हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो आप लोग देखते हो पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। जो नौबत आ गई है हर इश्यू पर, तो क्यों जरूरत पड़ती है धरने प्रदर्शन की। और ऐसे ही है जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वो लोग सत्ता में आके बैठ गए। धर्म के नाम पे आसान होता है सरकार बनाना, चुनाव जीतना, बहुत आसान काम होता है। पर लोकतंत्र है, इसलिए आपका हमारा मान सम्मान सबका, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का। अगर वोट का अधिकार नहीं हो जो डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त से मिला हमें, तो मैं कौन पूछता, गरीब को कौन पूछता। आज तो एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाओ, गरीब के पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं, बुजुर्गों के हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई मुझे आशीर्वाद देना, मुझे कामयाब करो, चुनाव जीता हो, मुझे उनको सम्मान मिलता है। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है। ये काम के बल पर नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। और 3 बार चुनाव जीत गए मोदी जी, और इनका काम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, उनके अलावा कोई काम नहीं। अब देखते हो कितने दौरे होते हैं इनके, कोई दिल्ली में से कोई काम है ही नहीं इनका। दिल्ली के बाहर ही दौरे करते करते चुनाव जीते गए, हथकंडे से अपनाए, दबाव में ले रखा जुडिशरी को भी, एजेंसियों को भी, ईडी, इनकम सीबीआई के छापे चलवाओ, और इलेक्शन कमीशन काबू में कर लिया है। अब चुनाव आयोग आपके गांव में भी चुनाव करवाता, पंचायत में सरपंच का या जिला परिषद का या प्रधान का, पंचायत समिति के मेंबर का, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, अगर वही मिला हुआ हो तो चुनाव जीतना कोई है, वो जीता दे किसी को। ये स्थिति पूरे मुल्क में बन गई है असेंबली पार्लियामेंट चुनाव के वक्त के लिए। जो तमाशा हुआ अभी वहां बंगाल के अंदर, बंगाल में जो तमाशा हुआ बहुत ही गंभीर है। गाड़ियां घूम रही है, बदतमीज गाड़ियां सड़कों पर, लाखों वोट काट दिए, कटे वोट को सुप्रीम कोर्ट ने जुड़वा नहीं पाया, और अल्टीमेटली बगैर उनके लाखों 30-35 लाख वोट थे, उनके बगैर ही चुनाव हो गया वहां। आप सोचिएगा देश किस तरफ जा रहा है, ये तमाम बातें आप देख रहे हो। उसका मुकाबला हम सब लोग मिलकर करेंगे। अध्यक्ष जी दोसाझा जी, जूली साहब असेंबली के अंदर, और ये राजस्थान भर के अंदर जो प्रोग्राम दे रहे हैं कांग्रेस वालों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं, ऐसी जो निकम्मी नाकारा सरकार आके बैठ गई है, जिसका भी बताया आपको जूली साहब ने, दोसाझा जी ने, कोई काम नहीं हो रहा है। करप्शन बगैर का काम होता ही नहीं है। पंचायतों में भी नीचे से ऊपर तक बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं। समय से मुख्यमंत्री लेना नहीं है, कोई पानी हो, बिजली हो, स्कूल बंद हो रही हो तो हो, दवाइयां हमने फ्री कर दिया, आप लोगों ने 25 लाख तक इलाज फ्री कर दिया था। ये हमारी स्कीम जो थी खाली राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सब राज्यों में लोगों ने तारीफ करी उसकी, और वो अपना रहे हमारी स्कीम में। वो 10 लाख का अपना रहा, कोई 15 लाख का अपना रहा है। और राजस्थान 25 लाख तक का ऑपरेशन फ्री, हमारे फ्री, सीटी स्कैन फ्री, दवाइयां फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री हमने किया था। उनको कमजोर कर दिया लोगों ने। लोग मिलने आते रोज 200-400 लोग यही बात करते हैं। ऐसी सरकार पहले कभी नहीं आई, आते ही 2-4-6 महीने में लोग उसकी बुराई करने लग गया है, आलोचना करने लग गया। आपके भरपूर चाहे वो, और भरपूर के लोग तरसते हैं वो देखने के लिए, पता नहीं वो क्यों नहीं आते यहाँ पर। भरपूर जिले के रहने वाले चुनाव जीत गए सागा ने जयपुर से, तभी भरपूर अभी भी विकास के लिए अधीर है, चाहता हमारे यहाँ विकास तेज गति से हो। पुरानी सरकारें जो हमारी थी, हमने मैंने ध्यान रखा किस प्रकार से यहाँ ओवरब्रिज बने। आपके बरनाली जब सड़क मंत्री थे पीडब्ल्यू के,
कोई कमी नहीं रखी। गांव गांव में सड़कों के जाल बिछा दिया, शानदार सड़कें बन गई, ओवरब्रिज बन गए, सब कुछ किया हम लोगों ने, कमी नहीं रखी हम लोगों ने। तो आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। करप्शन का कोई उसका अंत नहीं है। इतने मैं कहना चाहूंगा कि काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और कर्नल बैसला जी थे, आंदोलन में अगुआ बन गए थे, गुर्जर समाज चाहता था हमें आरक्षण मिले, हम पिछड़ी कौम के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग में बहुत है। तो आप देखा होगा उसमें भी आंदोलन का किस प्रकार से बातचीत करें, किस प्रकार से समस्या का समाधान करें, किस प्रकार गहरे में जाए कि वास्तव में गुर्जर समाज क्या चाहता है। अगर आप प्यार से, मोहब्बत से, भाई भाई की तरह बात करके अगर आप प्रयास करें तो मेरा दावा है कितनी बड़ी समस्या हो उसका समाधान निकल जाता है। तो मैंने देखा तो सरकार बीजेपी की थी, बहुत गुर्जर मारे गए पुलिस गोली से, बहुत गुर्जर। राजस्थान इतिहास में घटना कभी नहीं हुई, बहुत गुर्जर जैसे कहते मारे गए। और उसके बाद सरकार हमारी बनी, वही कर्नल बैसला जी थे, वही आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता थे। और मेरी सरकार जो कांग्रेस की थी उसने कर्नल साहब से बातचीत करी, नेताओं से बात करते थे हम घंटों, समझने का प्रयास किया। और हमारे जो जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनको मैंने कई जगह भेजा, पिलुपुरा में भी, और जहां जहां आंदोलन हुए थे, 5 डैम पे भेजा मैंने इनको। और प्रयास एक सरकार का प्रतिनिधि गया मंत्री के रूप में, कई लोगों ने मना किया इनको, पुलिस ने मना किया कि गुर्जर समाज उग्र हो जाएगा, आप मत जाओ। इन्होंने परवाह नहीं करी, ये गए नहीं, मेरे भाई बहन भी है। 5 डैम में बहुत भयंकर आंदोलन शुरू हो गया था, उनको शांत किया। आपके पड़ोस में पिलुपुरा में तो पटरियों में बैठ गए थे लोग, उनको शांत किया। आप सोच सकते हो 5 साल निकल गए हमारे, और 5 साल में बहुत गुर्जर मारना अलग की बात है। कितनी बार फायरिंग हुई होगी, हमारे वक्त में एक गुर्जर नहीं मरा, एक बार फायरिंग नहीं हुई, और तो और एक बार लाठीचार्ज नहीं किया उनके ऊपर। बिना लाठीचार्ज से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोगों ने उनको शांत किया। ये होता है अप्रोच, अलग अलग अप्रोच होती है, ये अलग अलग अप्रोच होती है। अभी आपको बताया गया 5% जो दिया, मैंने नौकरियों में आरक्षण दिया। अभी चुनाव के पहले करीब 1000 लोग मेरे घर पर आए थे जिनकी नौकरी लग गई, कोई डॉक्टर बन गए, कई लोग तो RPSC में सिलेक्शन हो गया, RAS बने, या IPS में RPS बने, या और कोई ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। तो लगभग 1000 लोग से अधिक लोगों को नौकरी, हजारों लोग मिल गए वहां पर। तो कितना बड़ा फायदा हुआ 5% आरक्षण से, आप सोच सकते हैं MBC का कितना बड़ा फायदा हुआ। कोई कल्पना करते हैं, नौकरी लगना किसे कहते हैं? नौकरी के लिए तो कुछ भी कर सकता आदमी। आप बताइए कितना समाज को लाभ मिला, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम लोगों ने देवनागरी योजना बनाई, स्कूल, छात्रावास, कॉलेज, जो मांगा गया दिया गया। पिछले समाज में 5 जाति उसके अंदर है, उनके नाम से। और मुझे वो खींचा जा रहा है, तो बात सब कह चुके, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। कर्नल साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, और पिलुपुरा में जो आपके आंदोलन हुआ था, तो जितेंद्र सिंह ने वादा करके आ गए एक कॉलेज खोल देंगे हम लोग। अब सवाल ये था कॉलेज कहाँ खोले? गाँव वालों ने कहा था क्योंकि घोषणा हमारे यहाँ हुई है तो कॉलेज हमारे यहाँ खोलने चाहिए। लड़कियों कॉलेज। तो हम दोनों ने बातचीत करी,
जो कॉलेज आपके देवनाथ जी के नाम से बनी हुई है बयाना के अंदर, गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों की कॉलेज बनी हुई है, तो कॉलेज में कर्नल साहब की भी इच्छा थी कि ये कॉलेज बननी चाहिए बयाना के अंदर। और देखिए कितने समझदार व्यक्ति थे, आज वो दुनिया में नहीं है, और उन्होंने आपको आरक्षण दिला के ही रहे वो, और हमारी सरकार के वक्त में आरक्षण मिला आपको। हालांकि बहुत लोग गुजर मर गए, तो गुजर गांव में की पिछली कौम मानी जाती है, ओबीसी कौमों में भी पिछली है वो, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर पिछली हुई है। बहुत तो गुजर मरने के बाद में जब चुनाव आए थे तो वोट बीजेपी को दे दी, फिर भी दे दी वो, ऐसी भोली कौम है। हाँ बताइए, ऐसा कभी होता है? एक बार तो गुस्सा आते आता है कि भाई हमारे लोग मर गए हैं, इस बार तो वोट नहीं देंगे, अगली बार देख लेंगे भाई। मुझे याद है नागपुर के अंदर किस्सा हुआ था, कोई गार्जियन कोई कम्युनिटी आपकी तरह थी, आंदोलन किया नागपुर विधानसभा, बॉम्बे में भी है, नागपुर में भी है, वहां 60 लोग मर गए उनके पुलिस गोली से। वो आज तक वोट नहीं दे रहे उनको, वहां पर कांग्रेस को। शरद पवार जी थे वहां मुख्यमंत्री उस वक्त में, आज तक वोट नहीं देते, इतना गुस्सा होता है। तो कितनी बड़ी कौम है अपनी। बाबू तो गुजर मार दिए, मर गए, लाशें पड़ी रही 12-12 दिन तक, बड़े बड़े शिलों में लाशें पड़ी रही। तभी आप लोगों ने चुनाव में कोई भी पता नहीं क्या सोचा होगा, आपने वोट ठोक दिए बीजेपी को। मैंने कहा ये कौम जोरदार है, वास्तव में तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, ऐसी कौम है। इसे मैंने परवाह नहीं करी, फिर आरक्षण देती रहा। एक कौम ऐसी कौम है, बहुत लोग मरवा दे तो वोट देते कि इस पार्टी को, इसका मतलब इतनी बहुत पिछली कौम है, इसका भला होना चाहिए, हमने आरक्षण दे दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब ये कॉलेज बनी है तो कर्नल साहब ने कहा, और मैं उससे सहमत हूं, कि देखिए बयाना में कॉलेज खुलेगी तो खाली गुजर समाज की लड़कियां नहीं पढ़ेगी, सब समाज की लड़कियां पढ़ेगी, सब कौमों की लड़कियां पढ़ेगी साथ में। और जब सब पढ़ेगी तो गुजर कौम, क्योंकि पिछड़ी कौम है, बाकी छत्तीस की कौम में लड़कियां होगी, जनरल कास्ट की भी होगी, SC ST OB सब होगी, आपस में जो मिलान उनका होगा, मिलना जुलना होगा कॉलेज के अंदर, उनकी अकल होशियारी बढ़ेगी सब जातियों के अंदर, और सब जातियों को भला होगा। उनको मालूम पड़ेगा दूसरी लड़कियों को गुजर समाज का कल्चर क्या है, क्या सोच है, क्या नहीं है, क्या इनमें खासियत है। गुजर समाज लड़कियों को मालूम पड़ेगा भाई ये जो वैश्य है या कोई जाति धर्म का है, ये क्या सोचते हैं। तो लड़कियों की जो पर्सनैलिटी बनेगी, उभर के आएगी, वो समाज के भी काम आएगी और प्रदेश के काम आएगी, जिले के काम आएगी। ये सोच करना चाहती थी, और मैंने फिर कॉलेज का फैसला किया, वो देवनाथ जी के नाम से गर्ल्स कॉलेज बयाना बनाने का। आज शानदार कॉलेज आके चल रही। ये होता है सकारात्मक सोच होती है जो हम लोग रखते हैं। हम बदले की भावना नहीं रखते। हम सत्ता में आते हैं, भूल जाते दूसरे दिन ये RSS का है, बीजेपी का है, कौन नहीं है कौन नहीं है, सबके काम करते हैं हम लोग, सबके काम करते हैं। भाई लोकतंत्र में चुनाव जीत के आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, MLA बन गए, MP बन गए, सबको साथ लेके चलो। इतना बड़ा दिल है कांग्रेस का, जो हमारा इतिहास गवाह है। आजादी जंग के अंदर भी जो त्याग बलिदान कुर्बानी हुई थी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, कितने बड़े बड़े नेताओं का नाम गिनाया आपको। लंबा किस्सा है भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर का। तो इनका तो भाई इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है लोगों ने, आज उस पर बैठे हुए हैं, इन्होंने आजादी जंग के अंदर अपनी उंगली नहीं कटाई है। ये अमेरिका के संविधान को नहीं मानते थे, ये झंडा नहीं लगा, तिरंगे लगाते थे नागपुर के अंदर, ये इनकी स्थिति थी। अब जाके मजबूरी में लगाने लगे। तो रात और दिन का फर्क है कांग्रेस में और इनके अंदर। सत्ता में वो हो गया है, राज कर रहे हैं, पर आप देश में दुनिया में जो हमारा नाम था, लोकतंत्र हमारा
सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वोटों बनाने वाला मुल्क है, ये हमारी पहचान थी। हमारी विदेश नीति बहुत शानदार रही है, सबको साथ लेके चलने की। हमसे करीब करीब दुनिया के सब मुल्क प्यार करते थे, विश्वास करते थे हमारे ऊपर। ये नीति पंडित नेहरू के जमाने से चली आ रही थी। दुर्भाग्य से क्या हुआ, वो तमाम नीतियां धीरे 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 कमजोर कर दी। आज मोदी जी को धमकार बन रहा है, जो विश्व गुरु बन गए थे हमारे ट्रम्प साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। क्या क्या बोल रहे वो कुछ कल्पना नहीं कर सकता ये मुल्क। मोदी जी मेरे दोस्त भी है, मोदी जी मुझे खुश करने में लगे हुए हैं। मोदी जी की मैं राजनीतिक हत्या कर सकता हूं। क्या मजाक बना रखी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को किडनैप करके ले गए। एक मुल्क के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को अमेरिका की फौजें जाकर के अपहरण करके ले गई अमेरिका के अंदर, और दुनिया देखती रह गई। गुंडे की नहीं है क्या? और हिंदुस्तान तो 140 करोड़ का मुल्क है, वहां की स्थिति है। आप सोच सकते हो कि क्या होगा आने वाले वक्त में, देश का भविष्य क्या होगा, दुनिया क्या सोच रही होगी। अब पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है। अरे पाकिस्तान में औकात क्या है हमारे सामने? आतंकवादी वो पैदा करता है, आतंकवाद वो फैलाता है, आतंकवादी वो भेजता हमारे मुल्क में। कितने हमारे जवान मारे गए कश्मीर के अंदर। और दुनिया भर में हम कहते हैं कि आतंकवादी मुल्क है, इसको घोषित करो आतंकवादी। वहां अमेरिका और ईरान बैठ करके शांति वार्ता कर रहे। अरे ऐसी स्थिति बननी चाहिए थी हिंदुस्तान में, दिल्ली में बैठ करके शांति वार्ता होती, तब जाके हमारे मुल्क का लगभग 200 मुल्क दुनिया के अंदर, उन मुल्कों में डंका बजता विश्व गुरु का। देखिए मोदी जी और उनकी सरकार विश्व गुरु बनने लायक है, क्योंकि जब दुनिया में आग लगी थी, अब देखिए 2-2.5 महीने हो गए आग लगी हुई है। कितने लोग मारे गए, 160 बच्चियां मारी गई, लड़कियां मारी गई, छोटी छोटी बच्ची है। सारे उनके कई बड़े बड़े नेता मारे गए ईरान के। सब कुछ हो रहा, आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते हैं। तो आप बताइए उस मुल्क के अंदर ये स्थिति बन रही है, उनकी शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो रही है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रही है? कहाँ हिंदुस्तान का पाकिस्तान? आप सोच सकते हैं कि देश जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। चुनाव जीतना ही बात है, चुनाव जीतना ही बात है। और धर्म के नाम पे तो लोग भले आप उनको बरना दो लंबे समय तक, आखिर में जनता समझेगी, जाग रही है अभी। इनका पारा नीचे आ रहा, मोदी जी खुद का भी, सरकार का भी। और हमें जो हमारी समस्या पानी की हो, भी गर्मी आगे बहुत भयंकर, पीने के पानी का संकट पैदा होगा, लू बहुत भयंकर चलेगी। हम तो बार बार आपको आगाह कर रहे हैं, इस बार ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, घोषणा हुई है। आप लोग कृपा करके ध्यान रखकर लू नहीं लगे किसी को, और किसी प्रकार पानी की समस्या पैदा नहीं हो, सरकार की ड्यूटी है। हम लोग अभी अच्छे बोल रहे थे कि हम लोग पूरी तरह दबाव बनाए हुए सरकार पर कि पानी की समस्या नहीं हो, किसानों को पूरी बिजली मिले, शिक्षा में जो कमी है उसे दूर करे, और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चमड़ा के जाता पूरी तरह। पैसा मांगने लग गए आपके प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वाले, आपसे दवाइयों के, इलाज के, ऑपरेशन के पैसे मांगने लग गए। कहते हमारा सरकार हमारा पैसा चुका देगी, पहले का उधारी ज्यादा हो गई है, जब आगे इलाज नहीं करेंगे फ्री में। अरे हमारे वक्त में हमने कानून पास किया, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार में कानून हमने दिया है राजस्थान के अंदर। आज मई दिवस है, आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है। दुनिया भर के मजदूर जो है उन्होंने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। तब से संघर्ष जारी है। हमारे यहाँ मैंने कल ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि आपने राजस्थान में मजदूर के बहुत कम मिलता है, उनको पगार बहुत कम पहले मिलते हैं। हिंदुस्तान भर के राज्यों में, सबसे नीचे के राज्यों में आते हैं, इनकी मजदूरी बढ़ाओ, ये मैंने मांग करी उनसे। मई दिवस की मजदूरों को मैं अपनी और आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपका दिवस आपको फलीभूत हो, आपका संकल्प पूरा हो,
अभी नोएडा के अंदर तो झगड़े हो गए थे, मजदूरों देखा होगा आपने, कितनी वहां पे दंगा फैयाद हो गए थे। ये नौबत देश में नहीं आनी चाहिए। अभी मैं गाँव में जा रहा हूँ, आपके कह रहा हूँ गाँव में, चलो खेड़ा ठाकुर गाँव में जा रहा हूँ। वहां पे जो है मजदूर काम करते हैं, एक बीमारी होती है सिलोकिसिस। मजदूर काम करते हैं, फेफड़ों के अंदर कण जम जाते हैं मिट्टी के, जब वो खुदाई करता या तराशता है पत्थर को, तो फेफड़े खराब होने के बाद में वो आदमी बच नहीं सकता, ऑक्सीजन पे जीना रहना पड़ता, कब तक रहेगा। तो कई विधवा बन जाती है गाँव के अंदर, यहाँ कई विधवा बन गई। और अभी मैं जाके आया था सिकंदरा, गया था सिकंदरा, एक गाँव के अंदर, वहां कोई 150-200 महिलाएं आ गई। वहां पर मैंने हाथ खड़े करवाए तो 60-70 महिलाएं तो विधवा थी उसके अंदर। आप कल्पना कीजिए कितनी भयंकर बीमारी है। हम चाहते सरकार की नींद खुले। हमने हमारे वक्त में तो पहले ही दिया 5 लाख। 5 लाख में क्या हो, जिंदगी खराब हो गई बच्चों की और पत्नी की। तो मैं जा रहा हूँ अपने गाँव में, अभी यहाँ के जाने की मीटिंग के बाद में सरकार को हम लोग बार बार लिख के भेज रहे हैं, आप इनका ध्यान रखो, कोई बीमार नहीं हो। उससे लोगों की बीमारी किसी हो ही नहीं। कि मकान जो मालिक होते खान के, उनकी ड्यूटी भी होती है, वो ध्यान रखे उनका बीमारी हो ही नहीं है। और मजदूर भी कई बार लापरवाही कर देता है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, एक भी शुरू की स्थिति वाले बीमार पैदा नहीं, तब जाके मैं समझता हूँ वो अपने कर्तव्य पूरा करेंगे। यही बात करता हुआ मैं पुणे अपनी ओर से और सब साथियों की ओर से सुबह परिवार को मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि आप पे हमें गर्व है आपके परिवार पर। आपके परिवार के सपूत सुबह के रूप में ज्यादातर सेवा भी करी, कई पदों में रहे, जिला प्रमुख रहे, 3 बार MLA रहे और हमारे बोर्ड कांग्रेस चेयरमैन भी रहे। यही बात कहता हुआ मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ अभी बैठे रहे और मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।